मैं मनोज शाह, आचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में स्नातक प्रथम खंड के प्रथम पत्र में प्रस्तावित हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल पर चर्चा की जाएगी। इस विषय पर चर्चा करने के पूर्व कुछ इतिहास के संदर्भ में हम सबको जान लेना आवश्यक है। भारत के इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा आधुनिक काल में आरंभ होती है और ये सर्वविदित है कि अंग्रेज़ों के आगमन के बाद, यूरोप के, अंग्रेज ही क्यों, यूरोपीय लोगों के भारत में आगमन के बाद भारत को देखने की जो नई दृष्टि उन्होंने विकसित की, उस नई दृष्टि से भारत का जो इतिहास लेखन आधुनिक काल में आरंभ होता है, उससे बहुत गहरा संबंध है। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर व्यापार करने आए थे। अब व्यापार करने के क्रम में यहाँ की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर यहाँ के सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस तथ्य से आप सभी परिचित हैं। सत्ता के अधिकार के बाद उन्होंने भारत को इस रूप में दर्शाने की कोशिश की, भारत के इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की ताकि उनका शासन, उनका सत्ता पर अधिकार जायज़ प्रमाणित हो सके। इसलिए उन्होंने भारत के इतिहास के उन तथ्यों को, भारत के इतिहास को इस तरह से संकलित कर प्रस्तुत करना आरंभ किया जिससे लोगों के मन में, भारतवासियों के मन में यह बात बैठ जाए कि अंग्रेज यहाँ आए हैं तो अंग्रेज यहाँ पर समाज को अच्छा बनाएंगे। और इस अंग्रेज़ों के आगमन के पूर्व जो शासन व्यवस्था यहाँ कायम थी, जो समाज व्यवस्था कायम थी, वो समाज व्यवस्था मनुष्य के रहने लायक नहीं थी। अंग्रेज़ों ने अपने इतिहास लेखन के द्वारा यही प्रमाणित किया कि पहले के लोग यहाँ असभ्य थे, अशिक्षित थे, अंधविश्वासी थे, पाखंडी थे, धर्म के मर्म को न समझते थे। हम आए हैं तो यहाँ के लोगों को सभ्य बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे। यहाँ के लोगों को पहले शासन करने नहीं आता था, हम नई शासन व्यवस्था देकर यहाँ शासन व्यवस्था कायम कर रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए यहाँ के सत्ता पर अधिकार किया। स्वाभाविक है, ये उनके हित में था, उनके स्वार्थ को, ये दृष्टि उनके स्वार्थ को लागू करवाने में मदद करने वाली थी। स्वाभाविक है कि इसके प्रति इतिहास दृष्टि विकसित हुई और भारतीय लोगों ने अपने भारतीय सभ्यता के इतिहास को, भारत के इतिहास को नए नज़रिए से लिखने की कोशिश की, नई दृष्टि से लिखने की कोशिश की। हम लोगों के यहाँ जो पहले इतिहास लेखन की परंपरा थी वो राजा केंद्रित थी। पुराण में राजाओं की गाथा, युद्धों की गाथा लिखी जाती थी, उसे ही इतिहास के रूप में माना जाता था। लेकिन यूरोपियन संपर्क के कारण यहाँ पर एक वैज्ञानिक इतिहास लिखने की परंपरा आरंभ हुई। भारत का इतिहास उसी क्रम में नई दृष्टि से लिखा जाने लगा। उसी दौर में साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा
यहाँ पर नहीं थी। खासकर हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। साहित्य के इतिहास लिखने की भी परंपरा आरंभ हुई। और इस व्याख्यान में इसी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा के आरंभ की चर्चा के साथ हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल निर्धारण में जो प्रचलित 4 कालखंडों का निर्धारण किया गया है, आप सभी जानते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। साथ ही उसके समय अवधि के निर्धारण में जो तर्क स्थापित किए गए, जिन तर्कों के आधार पर इनका नामकरण किया गया, उन तर्कों का, उन विश्लेषणों का, उन चिंतनों की चर्चा हम लोग इस व्याख्यान में करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में अगर सही अर्थों में कहा जाए तो सबसे पहले साहित्य का इतिहास लिखने का, सुव्यवस्थित साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जानता है। उन्होंने अपने इतिहास के आरंभ में, इतिहास लेखन के आरंभ में ही लिखा था कि जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कहने का अर्थ है कि साहित्य लेखन की जो परंपरा भारत में पहले मौजूद थी, उससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अलग राह बनाते हैं और इतिहास लेखन की परंपरा को जनता की चित्रवृत्ति से जोड़कर देखते हैं। और उसी के साथ साहित्य लेखन, एक सुव्यवस्थित साहित्य लेखन की परंपरा साहित्य के इतिहास में परंपरा की नींव पड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस नींव को डाला। आप अध्ययन के दौरान आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर अगर गौर करेंगे तो विभिन्न प्रवृत्तियां, विशेषताओं का उत्थान और विकास, कभी कभी उसमें ठहराव की स्थिति बनी रही है। यह बदलाव की प्रक्रिया किसी विशेषताओं के प्रस्फुटन की प्रक्रिया अचानक नहीं होती। वो उस समय के देश काल के कुछ निश्चित परिस्थितियों की भी भूमिका होती है उसमें। ये प्रवृत्तियां, इन प्रवृत्तियों के उत्थान और विकास और एक निश्चित समय तक उनके बने रहने और तत्पश्चात उसके अवसान की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ही साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करना आवश्यक होता है। काल विभाजन केवल शीर्षक देना नहीं है, अवधि का निर्धारण नहीं है। एक पूरी भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय साहित्य में अभिव्यक्त संवेदनाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति की परंपरा को सुव्यवस्थित ढंग से समझने की कोशिश करने के लिए ही साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की जाती है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि नामकरण और काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई भी काल विभाजन अंतिम रूप से किसी भी प्रवृत्ति के उत्थान
या पतन का द्योतक नहीं होता है, ना हो सकता है, क्योंकि साहित्य में किसी भी प्रवृत्ति की शुरुआत इतिहास के किसी खास बिंदु पर न तो अचानक होती है और न ही किसी निश्चित समय में उसका पूर्ण रूप से अंत होता है। जैसे सबसे पहला काल जो आदिकाल है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो आदिकाल में जरूरी नहीं है कि केवल वीर रस की से संबंधित ही कविताएं हैं, उस समय भक्ति की भी हैं, श्रृंगार की भी हैं, ऐसे तमाम विषयों पर कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन उस समय वीर रस से संबंधित कविताओं की प्रचुरता अधिक है, क्योंकि उस समय भारत में केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी और विभिन्न छोटे छोटे राजाओं के बीच युद्ध होता रहता था। तो स्वाभाविक है उन युद्धों में शामिल होने वाले राजाओं के राज कवि, चारण कवि उनकी युद्धों की नीति, युद्धों के में उनके कौशल की अतियुक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। जो स्वाभाविक है कि उस समय वीर रस की रचना की प्रचुरता स्वाभाविक है। काल विभाजन अध्ययन की सुविधा के लिए सब कुछ किया जाता है। नामकरण और काल विभाजन अध्ययन की, इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए अतीत को विभिन्न कालखंडों और युगों में बांट लिया जाता है, इसे काल विभाजन कहते हैं। फिर अलग अलग काल को विशेष रूप से निर्णायक प्रवृत्ति, चेतना और व्यक्तित्व के आधार पर नाम दिया जाता है, इसे नामकरण कहते हैं। हिंदी साहित्य के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा समय समय पर प्रयास किए गए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया और उनका नामकरण भी किया गया। हम इस व्याख्यान में उन विद्वानों की चर्चा करेंगे जिन्होंने प्रारंभ से हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के प्रति सचेत रहे और लिखने की नई दृष्टि के साथ लेखन शुरुआत की। इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए काल विभाजन और नामकरण आवश्यक है, ये अब जान गए होंगे। साहित्य का इतिहास इसका अपवाद नहीं होता है। काल विभाजन और नामकरण करने से इतिहास के अध्ययन में एक प्रकार की व्यवस्था बनती है। इसके द्वारा हमें प्रवृत्तिगत बदलाव के कारणों को समझने में आसानी मिलती है। बिना काल विभाजन के इतिहास अव्यवस्थित और दिशाहीन हो जाता है। काल विभाजन और नामकरण से हमें साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों, ऐतिहासिक कारकों तथा सामाजिक वैचारिक बदलाव को समझने में सुविधा होती है। काल विभाजन और नामकरण के सहारे हम इन भिन्नताओं के मूल में प्रवेश करते हैं, उनके अंतर को समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इसके द्वारा हम संवेदना और शिल्प में आए परिवर्तनों को तर्कपूर्ण ढंग से समझते ही हैं। इससे हमारा रचनात्मक आस्वाद भी निखरता है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसा कि मैंने चर्चा की कि सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का नींव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डाला। उनके पूर्व भी गारदादा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने भी इस क्षेत्र में प्रयास किए थे।
इन्हीं प्रयासों का उपयोग करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण के आधार निर्मित किए और हिंदी साहित्य का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय बदलने के साथ साथ युग की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां भी बदलती हैं। जैसा युग रहेगा, जैसा समय रहेगा, जैसा युग की स्थितियां रहेंगी, जैसे उस युग की चिंताएं रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, स्वाभाविक है साहित्य में वही अभिव्यक्त होगा। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी कि विभिन्न युगों के हुए बदलावों को चिन्हित किया जा सके। विभिन्न युगों के बदलती चिंताओं को, विभिन्न युगों में रहने वाले मनुष्यों के बदलते सपनों को हम अन्वेषित कर सकें, समझ सकें। नामकरण के द्वारा हम प्रमुख तथा केंद्रीय बदलाव को रेखांकित करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल में भक्ति, नीति आदि विषयक रचनाएं भी की जा रही थीं, लेकिन उस रीति नाम में सर्वाधिक व्यापकता लिए हुए है। इसलिए रीति की बहुलता के कारण उस दौर को रीतिकाल की संज्ञा दी जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि काल विभाजन और नामकरण से साहित्य के विकास की दिशा, उस युग की केंद्रीय विशेषता और साहित्य के विभिन्न परिवर्तनों और मोड़ों का पता चलता है। साहित्य का इतिहास और काल विभाजन नामकरण से हम युग और परंपरा में हो रहे बदलावों को समझ सकते हैं और बदलाव के कारणों को भी समझ सकते हैं। अभी इस चर्चा से यह स्पष्ट हो चुका होगा कि काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना होता है। साहित्य की अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, परंपराओं के उत्थान पतन और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना ही काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य होता है। आप साहित्य का विकास समाज के बीच में होता है। आप सभी जानते हैं समाज में जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा समाज, जैसे मनुष्य की चिंताएं, उसी तरह का स्वाभाविक है कि उसी तरह का साहित्य होगा। अगर समाज में दुख है, पीड़ा है, दर्द है, असमानता है, तो स्वाभाविक है कि साहित्य में भी वही अभिव्यक्त होगा। सबसे पहले हम काल विभाजन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि काल विभाजन के क्रम में प्रश्न यह उठता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए। आरंभ के साथ काल विभाजन के प्रश्न से टकराना पड़ता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से आरंभ होता है, क्योंकि इसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना है, 700 ईस्वी से। परंतु दूसरे इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि पुरानी हिंदी का जन्म तो 7वीं सदी के आसपास हो गया था तथा उसमें सिद्धों, जैनियों, नाथपंथियों ने अपने काव्य लिखे थे, पर उनके काव्य में अपने अपने धर्म संप्रदाय की शिक्षाएं दी गई थी। इसलिए उनके काव्य के
उनके काव्य में काव्य के गुण नहीं मिलते। उसमें सांप्रदायिक शिक्षा थी, धर्म की शिक्षा थी, कवित्व या काव्यत्व का अभाव था। शुक्ल जी की दृष्टि में इन कवियों के द्वारा रचे गए काव्य को कोरी सांप्रदायिक शिक्षा मानकर उसे काव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। शुक्ल जी कहते हैं कि उसमें वो जो नाथपंथियों, जैनियों और सिद्धों की जो रचनाएं थीं वो धर्म के प्रचार के लिए लिखी गई रचनाएं थीं। उसमें धार्मिक शिक्षा थी, इसलिए धार्मिक शिक्षा में काव्यत्व खोजना व्यर्थ है, उसे कविता के काव्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। इस आधार पर वो कहते हैं, उनका विचार था कि हिंदी साहित्य का वास्तविक काव्य वह है जो लगभग 1000 ईस्वी के बाद से लिखा गया। निष्कर्ष यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ संवत 1250 अर्थात 993 ईस्वी से ही मानना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी आप नाम जानते होंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। आगे के इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, इसके बारे में एक समस्या और भी है। वह यह है कि हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा के पारस्परिक संबंध की। भाषा विज्ञान के विद्वान कहते हैं कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं, जिनमें हिंदी भी एक है, का विकास हुआ। इस दृष्टि से अपभ्रंश भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है, परंतु कुछ विद्वान अपभ्रंश को हिंदी से अलग न मानकर हिंदी का ही एक रूप मानते हैं। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, ऐसी हिंदी जिसमें प्राकृत का आभास हो, माना है। दूसरे विद्वान राहुल संस्कृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देते हुए अपभ्रंश के सारे कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में स्वीकार किया है। अगर राहुल संस्कृत्यायन के मत को स्वीकार करें तो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही माना जाएगा, और उस स्थिति में अपभ्रंश के सबसे पहले कवि सरहपाद ही हिंदी के पहले कवि सिद्ध होते हैं। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में भी सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना गया है। इस प्रकार हम पाते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदी के विद्वानों में मुख्यतः 2 वर्ग हैं। एक वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो हिंदी और अपभ्रंश को एक मानते हुए हिंदी का आरंभ 7वीं शताब्दी से स्वीकार करते हैं। दूसरे वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हुए 10वीं शताब्दी के बाद से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। परंतु अब इस बात का निर्णय करना होगा। अब आगे के विद्वानों में एक तरह से यह सहमति बन चुकी है कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों एक भाषा नहीं है। अपभ्रंश हिंदी के पूर्व की भाषा है। उसमें न केवल हिंदी अपितु भारत की और भी कई अन्य भाषाएं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि विकसित हुई हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस मत का दृढ़ता से खंडन किया है कि हिंदी और अपभ्रंश एक है। अर्थात अब भाषा विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में प्रायः सभी विद्वानों ने यह मत स्वीकार कर लिया है कि अपभ्रंश और हिंदी एक नहीं है, अपितु अलग अलग भाषाएं हैं। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद के इस मत को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से हुआ, 1000 ईस्वी से हुआ। 10वीं से 14वीं शताब्दी
तक का साहित्य, इन विद्वानों के तर्कों से यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अपभ्रंश और हिंदी दो अलग भाषाएं हैं। इस हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी के लगभग हुआ। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का साहित्य अपभ्रंश से भिन्न भाषा का साहित्य है। वस्तुतः इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों के पूर्व रूप की झलक मिल जाती है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। अब अगले व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। काल विभाजन के विभिन्न प्रयासों पर चर्चा करेंगे।